आपको महसूस होगा कि जो हमारा देश है भारत, वो आज पूरा विश्व उस भारत देश की तरफ देख रहा है, भारत देश को समझ रहा है। थोड़े दिन पहले ही जो कुंभ हुआ हमारे देश में, और अगर 60 करोड़ व्यक्ति यानी पूरे देश की 1/3 आबादी वहाँ अगर पहुँची है, तो ये क्या है एक्चुअली? ये सनातन के प्रति समर्पण है, और सनातन के प्रति समर्पण जो है वही राष्ट्र प्रेम भी है, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान है, यहाँ सनातन जो है ना वही श्रेष्ठ है। उसके समर्थन में अगर इतना व्यक्ति जुटता है तो इस देश के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। नमस्कार दर्शक बंधु, आज सूचना टीवी उपस्थित अच्छी भारत विकास परिषद महामंत्री दुर्गादत्त शर्मा जी सहित आज आमे तांको सहित आलोचना करिबा भारत गठन रे भारत विकास परिषद की भूमिका रही, ओडिशा आगमन उद्देश्य एवं देश पई अतीत से माने कौन कौन करिसंती एवं आगो को कौन कौन करबा को लक्ष्य रखिसंती। सर, भारत विकास परिषद जैसा नाम ऐसा काम। राष्ट्र निर्माण और व्यक्ति चरित्र निर्माण में अगर किसी का सबसे ज्यादा योगदान है तो वो है भारत विकास परिषद। 1963 से लेकर के आज तक आप लोगों ने जो कुछ भी किया है वो राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित है और व्यक्ति चरित्र का विकास के लिए समर्पित है। तो ये जो यात्रा है, इस दौरान आप लोगों को काफी तकलीफ का सामना भी करना पड़ा है, काफी प्रोत्साहन भी आपको मिला है, प्रशंसा भी मिला है सराहनीय काम के लिए। लेकिन इसका दौरान जो यात्रा था उसमें आप लोगों ने क्या क्या किया है, आप लोग आगे क्या करने वाले हैं, इस सिलसिले में हमारा प्रश्न रहेगा। तो बातचीत शुरू करते हैं। सर, इंडो चीन वार, तब हमारे सशस्त्र सीमा बल जब सीमा पर चीनी के साथ लड़ाई में व्यस्त थे, अगर राष्ट्र के अंदर कोई लोगों का हौसला को मजबूत कर रहा था और कोई अगर उनको बोल रहा था कि हम भारतीय हैं और हम एक हैं और हमें आगे चल के इनका सामना करना चाहिए, तो वो था भारत विकास परिषद। सर, उस दौरान आप हमें क्या बताएंगे? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ कि आप भारत विकास परिषद, जो कि एक ऐसी श्रेष्ठ और स्वदेशी संस्था है जो पूरे देश में काम कर रही है, उसके लिए आप इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ आए हैं। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। देखिए, जैसा आपने कहा कि चाइना के वार के पश्चात भारत विकास परिषद का इस देश में उद्गम हुआ। 1963 में जब चाइना वार हुआ, उसके कुछ वर्ष पहले ही 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज़ादी के समय हमारे देश की जो संस्कृति, जो हमारी विरासत थी, उसमें बहुत ह्रास हुआ था, नुकसान हुआ था। देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, राजनीतिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। और आज़ादी के तुरंत बाद जब 1963 में चाइना का युद्ध हुआ, तो स्थिति ये थी हमारे देश की कि सैनिकों के पास में पूरे संसाधन भी नहीं थे, लड़ने के लिए हथियार नहीं थे। उन पहाड़ियों पर जहाँ बर्फ़ जमा करती थी, माइनस टेम्परेचर होता था, जूते नहीं थे, पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं थे, तो भी हमारे सैनिकों ने चाइना से युद्ध किया। दुर्भाग्य था हमारा कि साधनों की कमी की वजह से उस युद्ध में हम पराजित से ही रहे, काफ़ी हमारा नुकसान हुआ। उस समय दिल्ली में कुछ विद्वानों ने बैठकर एक मंथन किया, एक विचार किया। उसमें डॉक्टर सूरज प्रकाश जी प्रमुख थे, डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंह भी थे, लाला हंसराज थे। इन सब लोगों ने दिल्ली में बैठकर सोच एक बनाई कि आज हमारे देश की जो स्थिति है और जो युद्ध के बाद में जो हमें नुकसान हुआ है, उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वह है हमारी विरासत की, संस्कृति का। तो उन्होंने सोचा कि हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि आज जो हमारे नवयुवक हैं या बच्चे हैं, वो इस भारत को, ये जो भावी पीढ़ी है,
ये इस भारत देश को कैसे ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, इसके लिए एक संस्था का निर्माण हुआ जिसका नाम भारत विकास परिषद रखा गया। हालांकि भारत विकास परिषद नाम 2 वर्ष बाद आया था और उसके बाद में एक 5 सूत्र इस संस्था ने बनाए। वह थे संपर्क, सहयोग, सेवा, समर्पण, संस्कार। ये 5 सकार को लेकर भारत विकास परिषद ने एक योजना बनाई कि हम अपने युवाओं में राष्ट्रभक्ति का भाव, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव पैदा करेंगे और पूरे देश में इकाई से शुरू करके, दिल्ली में एक इकाई से शुरू करके वर्तमान में जब हम 2025 में बात कर रहे हैं तो भारत विकास परिषद निरंतर अपने विकास पथ पर आगे बढ़ता गया। आज की तारीख में हमारे पास में 1580 इसमें ब्रांचेस हैं और एकल सदस्यता, एकल मैं इसलिए शब्द यूज कर रहा हूं कि हमारे यहाँ स्त्री पुरुष, पति पत्नी दोनों को सदस्यता दी जाती है। तो एकल सदस्य 85,000 अभी पूरे देश में इस सेवा और संस्कार के काम में लगे हुए हैं। और जो ये सेवा और संस्कार का जो काम है, आज यदि हम हमारे पूरे देश की स्थिति देखें तो 25 लाख से ज़्यादा एनजीओ इस देश में काम कर रहे हैं और उनका एक ही उद्देश्य है सेवा करना। हम सेवा का काम तो करते ही हैं, लेकिन सेवा के काम के साथ हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वह संस्कार, चरित्र निर्माण। हमारा जो है कि व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की सोच भारत विकास परिषद की है। ठीक है, स्वस्थ, समर्थ, संस्कारित भारत विकास परिषद का लक्ष्य है और इसको लेकर ही भारत विकास परिषद पूरे देश में 10 क्षेत्रों में पूरे देश को बांट रखा है, रीजन में बांट रखा है और पूरे देश में 80 करीब जोन बने हुए हैं जिसमें विभिन्न शाखाएं काम करती हैं और नवयुवकों में एक राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, संस्कार डालने के लिए भारत विकास परिषद काम करती है। राष्ट्र निर्माण में अगर किसी का भूमिका सबसे ज़्यादा गुरुत्वपूर्ण है तो है युवा शक्ति। तो युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति। सर, इस संदर्भ में मैं आपसे एक सवाल करूंगा। वो सवाल है कि आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड का ज़माना है। आपको एक सूत्र से नहीं 10 सूत्रों से 10 चीज़ें आके मिलते हैं, उसमें से अच्छा चीज़ भी मिलते हैं, बुरे चीज़ भी मिलते हैं। राष्ट्र के लिए समर्पित जो भाव है उनसे भी वार्ता आता है, राष्ट्र के जो दुश्मन है, जो शत्रु है, उनका षड्यंत्र का भी, उसमें साजिश का भी चित्र हमें देखने के लिए मिलता है। तो एक युवा जो राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, वो कैसे सेग्रीगेट करेगा, कैसे उसको पहचान आएगा कि ये राष्ट्र विरोधी तत्व है, ये सही तत्व है, उसको कैसे सेग्रीगेट करेगा? आप कैसे प्रस्तुत करेंगे युवाओं को? ये जो विषय है कि जो हमारा युवा है वह आज किस स्थिति में है, वर्तमान जो हमारे पास में जो साधन हैं, हमारे पास जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ है, जो हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी है, उसमें हमारा युवा कहाँ खड़ा है, प्रश्न ये है। भारत विकास परिषद जो 63 से लेके आज वर्तमान स्थिति तक जो काम कर रहा है, उसमें हम लोगों ने एक चीज़ महसूस की है कि जो भारत में युवा आज शिक्षा की दृष्टि से जितना सुदृढ़ हुआ है, आज भारत का एक युवा अमेरिका जैसे देश में जाकर, जापान, जर्मनी में जाकर एक बहुत अच्छे पैकेज के ऊपर काम कर रहा है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर युवाओं में जो शिक्षा का प्रसार हुआ और जो टेक्नोलॉजी उन्होंने हासिल की, वो आज पूरे देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक प्रश्न और है। प्रश्न ये है कि भारत में शिक्षा का जो हम अपने युवाओं को दे रहे हैं उसका स्टैग्नेंसी है। स्टैग्नेंसी कैसे कि हमने उसको आईआईटी करके एक साइंटिस्ट बना दिया, एक डॉक्टर बना दिया, एक वैज्ञानिक बना दिया, उसके पास में वहीं तक ज्ञान सीमित है। एक उदाहरण देता हूँ कि यदि भारत का एक सफल वैज्ञानिक अमेरिका जाता है और अमेरिका की सोसाइटी में उसको बुलाया जाता है और वहाँ पर कोई अमेरिकन ये प्रश्न करता है कि 150 वर्ष पहले आपके देश से एक सन्यासी आया था और उसने पूरे अमेरिका को हिला दिया था, आज भी अमेरिका उस सन्यासी को याद करता है, उसके बारे में बताइए। अगर हमारा वह वैज्ञानिक
वह डॉक्टर अगर ये कहता है कि मैंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा ही नहीं, मैं उनके बारे में नहीं जानता हूँ, तो ये अपमान उस वैज्ञानिक का नहीं, हमारे देश का है, हमारे राष्ट्र का है। इसके लिए भारत विकास परिषद क्या कर रहा है? विशेष बात ये है, भारत विकास परिषद विद्यालयों से एक कार्यक्रम चलाता है जिसका नाम है भारत को जानो। भारत को जानो में एक इतनी बढ़िया पुस्तक प्रकाशित होती है, हर 2 वर्ष में नया एडिशन उसका आता है, और आरएएस और आईएएस के जो बच्चे हैं वो उसको रेफरेंस बुक के रूप में यूज करते हैं। उसमें यही बताया है कि हमारा देश क्या है, इसका भूगोल क्या है, इसकी राजनीति क्या है, इसके महापुरुष क्या है, इसकी नदियां कौन सी हैं, इसमें क्या इसके विशेष अंग हैं भारत के, वो सब युवकों को पढ़ाया जाता है। दूसरा, हम घरों में संस्कार के जो बातें करते हैं, उसमें घरों में ये भी बताते हैं बच्चों को कि हमारी जो आज उपनिषद हैं, वेद हैं, उसका आज स्थिति क्या है। हमने उनको बंद करके पूजा घरों में रखा हुआ है। अगर हम गीता का वाचन करते हैं या रामायण का वाचन करते हैं या किसी और ग्रंथ का वाचन करते हैं घर में, तो बच्चों पर उसका असर पड़ता है। ये काम भारत विकास परिषद करता है, घरों में जाकर लोगों में चेतना जगाना कि इस तरह के कार्यक्रमों से जुड़ें। बच्चा भले ही हमारा इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में पढ़ रहा हो, बहुत अच्छी नॉलेज ले रहा हो, लेकिन उसको पूर्णतः भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ने का काम भारत विकास परिषद करता है। सर, इसी संदर्भ में मैं एक बात कहूँगा कि हमें जो शिक्षा मिल रहा है वो शिक्षा नहीं मिल रहा है, दैट इज़ एजुकेशन। एंड मैं जो सोचता हूँ कि मुझे ये पर्सनली ये फील होता है कि वो शिक्षा और एजुकेशन में अंतर है। एजुकेशन सर्टिफिकेट के लिए होता है, शिक्षा जो है वो संस्कार के साथ जुड़ा हुआ है। आजकल ये इंग्लिश एजुकेशन के वजह से बच्चे पिता माता से दूर हो रहे हैं। पिता माता भी इस चीज़ को भुगतान खुद कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जेब से काट के पैसा पढ़ाया, बैंक से कर्जा लेकर पढ़ाया, ज़मीन बेचकर पढ़ाया, ज्वेलरी बेचकर पढ़ाया। जब बेटा आईआईटी इंजीनियर बन जाता है, वो अमेरिका चला जाता है और माँ बाप घर में पड़े रहते हैं। जो संस्कार के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि हमारा जो शिक्षा का जो व्यवस्था है हमारे संस्कार के खिलाफ खड़ा हुआ है? ऐसा है कि जो शिक्षा, अगर हम प्राचीन काल से देखें, यानी आज़ादी के पूर्व से अगर हम देखें इस यात्रा को, तो अंग्रेज शासकों ने हमारे देश में एक तरह से, जिसे कहते हैं कि गुलाम प्रवृत्ति का व्यक्ति को बनाने का प्रयास किया शिक्षा नीति के हिसाब से। लेकिन धीरे धीरे ये जो यात्रा चली आगे की, कुछ राजनीतिक दृष्टि से और कुछ व्यक्तिगत दृष्टि से, इसमें धीरे धीरे सुधार हुआ है। ऐसा नहीं है कि अगर हम उसी सिस्टम को लेकर चलते तो आज स्थिति कुछ और होती। इसमें धीरे धीरे सुधार हुआ है, लेकिन आने वाला जो समय है उसमें जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। उसमें यही बात मुख्य होगी कि हम शिक्षा के साथ में, जैसा आपने कहा, शिक्षा एक तो डिग्री और सर्टिफिकेट के लिए होती है, एक शिक्षा होती है वृहत्त ज्ञान के लिए, ठीक है, एक आत्मज्ञान के लिए। और जब व्यक्ति में वृहत्त ज्ञान होता है उसमें आत्मसम्मान भी आता है, मर्यादाएं भी आती हैं, उसमें संस्कार भी आते हैं, और वह जो ज्ञान होता है वह सर्वव्यापी ज्ञान होता है, पुस्तकीय ज्ञान के अलावा, जिसे हम कहते हैं ना कि एकेडमिक प्रोफिशिएंसी के अलावा उसमें व्यवहारिक जीवन में उसकी वृद्धि होती है। ये काम धीरे धीरे हो रहा है देश में। तो सर, ये तो हमारा जो श्रोता है उनके सुन के बहुत संतुष्टि मिलेगा कि ये जो शिक्षा व्यवस्था है वो एक रात में नहीं बना, ना ही एक रात में इसको हम बदल सकते हैं। तो धीरे धीरे इसमें काम हो रहा है और धीरे धीरे इसमें पूर्णता आएगा, और जिसका प्रभाव युवा मानसों पर पड़ेगा और उनको सच्चाई का एहसास होगा, क्या सच है क्या झूठ है, अपना इतिहास को लेकर के, अपना संस्कृति को लेकर के और अपना गरिमा को लेकर के उनको एहसास हो जाएगा सच क्या है और झूठ क्या है। तो आम आदमी के भाषा में अगर हम बोलेंगे तो ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, इतना बड़ा कार्यक्रम आपने पूरा देश भर में चलाया है। एक बात इसमें से आता है कि क्या परिवर्तन आप उसमें से आशा करते हैं कि, और ये परिवर्तन कब तक आ जाएगा? क्योंकि जो राष्ट्र विरोधी तत्व है वो बोलते हैं कि सरकार का पतन होते ही हम तो ये ले जाएंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, बहुत सारे बातें सामने आता है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे युवा पीढ़ी कब तक तैयार हो जाएंगे, कब तक उनके मन में ये जोश आ जाएगा और राष्ट्र भावना उनके मन में कब तक उद्गम हो जाएगा?
बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, जीवन में या समाज में या किसी भी राष्ट्र में जो परिवर्तन होता है वह दो तरह का होता है। एक परिवर्तन ऐसा होता है कि जो तुरंत दिखाई देता है, ठीक है। एक परिवर्तन ऐसा होता है जो तुरंत दिखाई नहीं देता लेकिन उसका प्रभाव होता है, ठीक है। अब मैं भारत विकास परिषद के संदर्भ में बात करता हूं। हम लोग पूरे देश में एक कार्यक्रम चलाते हैं, उसका नाम है गुरु वंदन छात्र अभिनंदन, ठीक है। उसमें ये कार्यक्रम शुरू हुआ 2010 में। क्यों शुरू हुआ कि उस समय ऐसा लगा कि ये जो ऐसे जो इंग्लिश मीडियम के बड़े बड़े स्कूल्स आए और जो एक अलग तरह की शिक्षा दे रहे थे, बच्चों को एक अलग दिशा दे रहे थे, उस समय महसूस किया गया कि अगर ऐसा होता रहा तो हमारे जो व्यवस्था है, हमारे जो मर्यादाओं की और संस्कारों की व्यवस्था है वो खराब होगी। तो हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया। इस कार्यक्रम में हम क्या करते हैं, विद्यालयों में जाकर, इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में भी जाकर बच्चों के साथ 1 घंटे का कार्यक्रम करते हैं। उसमें बच्चों को यही समझाते हैं कि हमें गुरुजन, 2 शब्द होते हैं, एक टीचर होता है, एक गुरु होता है, ठीक है। टीचर जो होता है ना, वो टीचर बोलने में भी आदमी का ये चिपकता है और गुरु बोलने में फूलता है, गर्व होता है गुरु बोलने में। जो हमारी प्रणाली थी गुरुकुल की, वही हमारी संस्कृति है। ये बच्चों को हम बताते हैं उस कार्यक्रम में जाकर कि भाई तुम्हें घर में रहना कैसे चाहिए, मर्यादाओं का पालन कैसा करना। आज स्थिति यह है, माता पिता की बात बच्चा नहीं मानता, ठीक है। किसकी बात मानता है वो अपने दोस्त की बात मानता है, अपने फ्रेंड की बात मानता है। तो अब उसको अपने माता पिता के साथ कैसे जोड़ना, ये विषय है कुटुंब प्रबोधन का। ये कुटुंब प्रबोधन के कार्यक्रम और गुरुवंदन छात्र अभिनंदन जैसे कार्यक्रम बनाकर स्कूल लेवल के बच्चे के दिमाग में जब हम इस बात को डालते हैं कि सुबह उठते ही अपने माता पिता के चरण स्पर्श करो, आपके जो बड़े हैं उनको आदर से बात करो, आप उनकी आज्ञा का पालन करो, तो ये जो विचार हैं ये आगे तक उस बच्चे में जाते हैं और इसमें बहुत सफलता भी मिली है। अब प्रश्न ये उठता है समाज का परिवर्तन। जैसा मैंने कहा आपको, कुछ चीज ऐसी होती हैं जो दिखती हैं और कुछ चीज ऐसी होती हैं जो होती तो है लेकिन प्रभाव बाद में आता है उसका। तो वही है समाज में जो ये परिवर्तन आ रहा है, आने वाले और 10 वर्षों में ये आपको दिखेगा कि भारत विकास परिषद के इन प्रयासों का परिणाम क्या है। तो जो बीज बोया गया है वो एक हरा भरा पेड़ होगा और उसका छांव में सब बैठेंगे। जी। तो सर एक बात है, अगर आपका संस्था का नाम लेंगे तो कोविड का महामारी जो आया था उसने सारे विश्व को त्रस्त करके रखा है। उस समय अगर कोई भी संस्था था, कोई भी स्वेच्छासेवी संगठन था जो निडर होकर आगे बढ़ा था और सबके पास पहुंचा था, वो है भारत विकास परिषद। उस समय ये बात भी सामने आया था, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को आपके संगठन ने 2.11 करोड़ रुपीस का डोनेशन भी दिया था। तो सर कोविड के टाइम में आप जिस तरह से लड़ाई किए थे, आप तो एक रोग के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उसका कैसा अनुभव था आपको? देखिए, ये जो कोविड, ये एक ऐसी त्रासदी थी पूरे विश्व के ऊपर, मानव जाति के ऊपर खतरा था एक तरह से। और उस समय कौन छोटा है कौन बड़ा है, क्या व्यक्ति और संवेदनाएं, ये सब चीज बदल गई थी। उस समय सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता थी किसी भी तरीके से मदद करना। भारत विकास परिषद का हर कार्यकर्ता, पूरे देश का एक एक मेंबर, जैसे ही ये त्रासदी हुई उसमें तन मन और धन से वह जुट गया। हमने कोविड के प्रथम 3 माह में अपने स्तर पर हर शाखा का मेंबर काम करता रहा। 3 महीने के बाद में हमारे मुख्यालय से एक पत्र जारी हुआ, उसमें ये अपेक्षा की गई कि भाई हर शाखा, हर व्यक्ति कुछ डोनेशन करे ताकि इस कोविड की महामारी से निपटने में कुछ सहायता मिल सके। चूँकि 3 महीने तक भारत विकास परिषद अपने लेवल पे काफ़ी धन खर्च कर चुका था, काम कर रहा था समाज में, उस काम को करते हुए भी हर व्यक्ति ने अपने सामर्थ्य के अनुसार एक धनराशि भेजी और 2 करोड़ 11 लाख रुपए का चेक हमने प्रधानमंत्री जी को समर्पित किया। यही नहीं हुआ, जब हमारे पास में सारे आंकड़े आए
तो करीब 500 करोड़ रुपए की सहायता भारत विकास परिषद के पूरे देश के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई। 500 करोड़ की? हाँ जी, जिसमें अन्न जगह जगह, हमारा जो दिल्ली ऑफिस है, दिल्ली ऑफिस के अंदर बैठने की जगह नहीं थी, इतना चावल और दाल और ये सब सामान वहाँ इकट्ठा था। डोनेशन मिल हाँ, डोनेशन से ही आ रहा था, समाज से ही आ रहा था, और भारत विकास परिषद के थ्रू उसका आवंटन हो रहा था। इसका कारण ये था कि लोगों का विश्वास था भारत विकास परिषद की, जहां से जो भी चीज जाएगी बंटने के लिए या सहायता के रूप में, वो एक एक नए पैसे का सदुपयोग वहां होने वाला है। तो इस समय भारत विकास परिषद ने कोविड में जो सेवा का मुख्य काम हुआ भारत विकास परिषद का, निश्चित रूप से वो सराहनीय काम हुआ है। राष्ट्र गठन में आपका जो भूमिका रहा है वो सराहनीय रहा है। हर समय, हर दुर्दिन में अगर भारत के साथ कोई खड़ा हुआ है, भारत देश में कोई अगर सहायता का हाथ बढ़ाया है, वो है भारत विकास परिषद। तो कोविड के बारे में आपने बताया, चाइना के बारे में आपने बताया। सर, मैं एक प्रश्न करूंगा यहाँ पे। भारत अभी 3 तरफा 4 तरफा युद्ध से परेशान हो सकता है आगे। एक तरफ तो पाकिस्तान है, दूसरी तरफ बांग्लादेश जो हमारा दोस्त था वो भी दुश्मन बन गया है। श्रीलंका को हमने दूध का पानी पिला रहे थे, वो भी चाइना के गेम में आ गया है। जो जियो स्ट्रैटेजी है उसमें से भारत को चारों ओर दुश्मनों ने घेर रखा है। चाइना में भारत विकास परिषद में, चाइना भारत चीन लड़ाई में आप लोगों ने अपना दम दिखाए थे। तो अगर 3 pronged वार होता है, देश विरोधी शक्ति भी जो अंदर है वो भी उसमें कूद सकते हैं, तो क्या भारत विकास परिषद इसमें अब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा, भारत माता का बचाव के लिए आगे आएगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। यदि आप एक निगाह अभी वर्तमान परिस्थिति पर डालें तो आपको महसूस होगा कि जो हमारा देश है भारत, वो आज पूरा विश्व उस भारत देश की तरफ देख रहा है, भारत देश को समझ रहा है। अभी जो थोड़े दिन पहले ही जो कुंभ हुआ हमारे देश में, और अगर 60 करोड़ व्यक्ति यानी पूरे देश की 1/3 आबादी वहां अगर पहुंची है, तो ये क्या है एक्चुअली? ये सनातन के प्रति समर्पण है, और सनातन के प्रति समर्पण जो है वही राष्ट्र प्रेम भी है, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान है, ये यहाँ सनातन जो है ना वही श्रेष्ठ है। उसके समर्थन में अगर इतना व्यक्ति जुटता है तो इस देश के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। इस देश के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सर, इस संदर्भ में अपना साक्षात्कार का जो शेष प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है, उसको आपके सामने पेश करूंगा। तो ये देश को कोई छू नहीं सकता अगर इस देश के अंदर ऐसे लाल खड़े हैं जो भारत विकास परिषद में है। इस देश के सरहद को कोई छू नहीं सकता, इस देश के सीमा को कोई छू नहीं सकता, कोई दुश्मन के निगाह हमारे ऊपर पड़ नहीं सकता। अगर कोई निगाह हमारे ऊपर पड़ेगा तो इनका हमारा सामर्थ्य है कि हम उसको वकुल जवाब दे सकें। तो सर, उड़ीसा है ऐसे एक दिव्य भूमि, भारत का अस्मिता का एक प्रतीक है, महाप्रभु जगन्नाथ जी का पुण्य धाम है। आप यहाँ आए हैं तो क्या कार्यक्रम में, किस उद्देश्य में आए हैं आप? देखिए, गत वर्ष जो मुझे जिम्मेदारी मिली 1 अप्रैल से, हमारे यहाँ पर, मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनती है उसमें 3 दायित्व ऐसे हैं जो चुनाव से होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, जिस दायित्व को मैं निभा रहा हूँ, और हमारे राष्ट्रीय वित्त मंत्री। गत वर्ष जो चुनाव हुआ था वो मुंबई में चुनाव हुआ और उसमें हमें चुना गया था। तो हम लोगों को जो ये जिम्मेदारी दी गई है कि भाई भारत विकास परिषद के कार्य को आगे बढ़ाना है, और इसको और कैसे विभिन्न जो चीज़ें छूटी हुई हैं उनको भी जोड़ते हुए भारत विकास परिषद को कैसे आगे ले जाना है। इसके लिए जो हमारा सिस्टम भी जो बना हुआ है ऊपर से नीचे तक, यानी राष्ट्रीय स्तर से लेके नीचे ब्रांच स्तर तक, शाखा स्तर तक कार्यकर्ता कैसे काम कर रहा है, उसी की वजह से हम लोगों का ये दायित्व हो जाता है कि हम पूरे देश में जहाँ जहाँ परिषद चल रहा है वहाँ जाएं, कार्यकर्ताओं से मिलें, उनसे बातचीत करें, उनके क्या हालचाल हैं, कैसे प्रोजेक्ट वहाँ चल रहे हैं, कुछ परेशानी तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है। इसलिए पूरे देश में प्रवास होते हैं। उसी प्रवास कार्यक्रम के दौरान ये उड़ीसा का दौरा बना है। यहाँ आकर जब हम कार्यकर्ताओं को मिलते हैं, उनके काम के बारे में सुनते हैं, तो प्रसन्नता होती है और लगता है ऐसा कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं।
भले ही लक्ष्य की जो चाल है वो थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से जो लक्ष्य है वहां तक पहुंचने में भारत विकास परिषद निश्चित रूप से सफल होगा। यही यहाँ आने का मंतव्य है। तो दर्शक बंधु, ये थे दुर्गादत्त शर्मा जी, भारत विकास परिषद के नेशनल जनरल सेक्रेटरी, जो अभी उड़ीसा पधारे हैं। तो राष्ट्र निर्माण के लिए, भारत युवा शक्ति का एक सुदृढ़ भविष्य के लिए इन्होंने जो कदम उठाए हैं वो उसके बारे में सब कुछ बताया। 1963 से चीन के विरुद्ध भारत का जो लड़ाई हुआ था, उसमें से लेकर कोविड महामारी के समय तक इन्होंने जो कुछ भी किया था देश के लिए, उसका पूरा चित्र आपके सामने रखे। तो आप लोगों को कैसे लगा है साक्षात्कार कार्यक्रम? आपका मतामत देना हमारा कमेंट बॉक्स में। तब तक हमें विदाई दीजिए। विजय कुमार दास, सूचना टीवी 24x7, भुवनेश्वर।